अब यदि अल्फा कांस्टेंट नहीं हो तब क्या होगा? एक बात, हम अल्फा के लिए जो हमने लिखा है डी ओमेगा बाय डी टी, मगर हम ओमेगा के लिए पहले ही डी थीटा बाय डी टी लिख चुके हैं। तो मैं इसको डी बाय डी टी ऑफ डी थीटा बाय डी टी भी लिख सकता हूं, एंड वी राइट इट इन दिस मैनर डी टू थीटा बाय डी टी टू। मैं इसे इस तरह से भी लिखता हूं डी टू थीटा बाय डी टी टू, अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी और डी टू थीटा बाय डी टी। It's called double differential of angular displacement with respect to time. अब if alpha is not constant, यदि अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो, देखिए इन दैट केस वी नीड टू अप्लाई दैट बेसिक डेफिनेशन डी ओमेगा इज इंटीग्रल ऑफ अल्फा डी टी, और डी ओमेगा इज इंटीग्रल ओमेगा इज, हमें यह बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करनी होगी हमेशा। अब इसमें हम अल्फा को बाहर नहीं निकाल सकते, हमें यह बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करनी होगी। एंड यू लर्न हाउ टू सॉल्व दिस। आगे जाकर हम इस चीज को सॉल्व करना सीखेंगे। अब दिस इज अबाउट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यह सब बात समझाने के बाद मैं दोबारा सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करता हूं। देखिए, अभी जो मैं समझा रहा हूं इट्स ऑल अबाउट काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अभी जो सबसे पहले मैं समझा रहा हूं दिस काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम पूरी तरह से समझेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सीलरेशन। हम इन्हीं सब बातों को समझते रहेंगे। इसके बाद सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पूरी तरह से समझने के बाद देन विल स्टडी द डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। उसके बाद में हम सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स को समझेंगे। तो डायनामिक्स में हम फोर्स, मास, द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, हाउ डू एनी पार्टिकल एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, हम वह सब बातों को समझेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर में तो मैं पूरी तरह से सिर्फ काइनेमेटिक्स ही समझाऊंगा। देखिए, मेरा जो अगला आर्टिकल है दैट इज acceleration of particle in uniform circular motion। एक पार्टिकल यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होगा? This is circular path of a particle in uniform circular motion, and let's say initially this is the center of the circular path. The center is O, and initially the particle is at this point P, and in circular motion with angular velocity omega, this is the initial position. The velocity of particle is v, and this arrow denotes the velocity vector of the particle, initial velocity vector of the particle. This arrow denotes the velocity of particle both in magnitude as well as in direction. At this instant, the direction of the velocity of particle is along the tangent. इस इंस्टेंट पर जब पार्टिकल इस जगह पर है, तब उस पार्टिकल की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो along the tangent है, there is a tangential velocity, and the magnitude of velocity is denoted by the length of this arrow. यह एरो की जितनी बड़ी लेंथ है उतना ही अधिक उसका मैग्नीट्यूड है. नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए यह पार्टिकल आफ्टर सम टाइम इस पॉइंट क्यू पर आ जाता है. आफ्टर सम टाइम यह पार्टिकल इस पॉइंट क्यू पर आ जाता है. अब इस पॉइंट क्यू पर इस पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होगी, क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा, क्या उसका डायरेक्शन होगा? What would be the velocity vector? Since velocity is a vector quantity, it's represented in magnitude as well as in direction. उस वेलोसिटी का हमको मैग्नीट्यूड भी बताने की आवश्यकता होती है और डायरेक्शन भी बताने की आवश्यकता होती है. और देखिए हम कैसे बताते हैं. हम पॉइंट क्यू पर एक टेंजेंट बनाते हैं और उस टेंजेंट के अलाउंग हम एक एरो बनाते हैं. This is the tangent down at point Q, and this is the final velocity. यह फाइनल वेलोसिटी. The direction of arrow suggests us the direction of velocity at this instant. इस एरो का जो डायरेक्शन है वह वेलोसिटी का डायरेक्शन है इस इंस्टेंट पर, एंड इट्स ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट. एंड द लेंथ ऑफ एरो suggest us the magnitude of velocity. इस एरो की ये जो लंबाई है उससे हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है. अब इफ इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यदि यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि along the circular path linear speed is constant. If along the circular path linear speed is constant, in that case
at any instant, at any position, this tangential velocity, its magnitude would remain same. किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी पोजीशन पर पार्टिकल की यह जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इसका यह जो मैग्नीट्यूड है, यह हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। इसका मतलब पॉइंट P पर ड्रॉ करा गया यह एरो और पॉइंट Q पर ड्रॉ करा गया यह एरो, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। The arrow length at point P suggests us the magnitude of particle at point P, that is initial velocity. The arrow length at point Q suggests us the magnitude of velocity at point Q, and that is the final velocity. It's a uniform circular motion, it's same, hence arrow length is same. Now, point P से point Q तक आते हुए क्या पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है? पॉइंट P से पॉइंट Q तक आते हुए क्या पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है? डेफिनेटली यस। सिंस वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन डायरेक्शन एज वेल एज इन मैग्नीट्यूड, एंड सिंस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, पॉइंट P पर वेलोसिटी का यह डायरेक्शन था और पॉइंट Q पर वेलोसिटी का यह डायरेक्शन हो गया। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाना, इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो गई है। एंड आई विश टू डिटरमाइन द चेंज इन वेलोसिटी। पॉइंट P से लेकर पॉइंट Q तक आते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी में कितना चेंज आया, उस चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था, उस चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या था, आई वांट टू डिटरमाइन दैट। नाउ इन ऑर्डर टू डू दैट, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात को समझे। ये वेक्टर ऑपरेशन है। वेक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमेशा, वेक्टर से कुछ भी कंक्लूड करने के लिए हमेशा दो वेक्टर्स की या तो टेल मिलानी होगी या हेड मिलाने होंगे या हेड और टेल मिलाने होंगे। और वेक्टर्स के लिए हम कहते हैं वेक्टर कैन ऑलवेज बी ट्रांसलेटेड ऑन द प्लेन विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। प्लेन पर वेक्टर्स को कहीं पर भी ट्रांसलेट कर सकते हो, बस आपको जो ध्यान रखना है, ट्रांसलेट करते समय आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज मत करो, उसका डायरेक्शन चेंज मत करो। कहने का मतलब, मान लीजिए यह कोई वेक्टर ए है, यह कोई वेक्टर ए जो मैंने इस जगह पर बना रखा, इसका यह डायरेक्शन है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ द एरो। जितना बड़ा एरो बनाऊंगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड। अब हम कहते हैं इस वेक्टर ए को हम इस बोर्ड के प्लेन पर कहीं पर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम इसे इधर ही बनाएं। हम चाहें तो इस वेक्टर ए को हम इस जगह पर बना सकते हैं। बस इस वेक्टर ए को इस जगह पर बनाते समय एक बात ध्यान रखना है, इसके डायरेक्शन को चेंज मत करो। ये जो डायरेक्शन है ऐसा कैसी, बिल्कुल पैरेलल, और इसकी लेंथ को भी चेंज मत करो। हम इस तरह से वेक्टर्स को कहीं से कहीं पर भी प्लेन में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उस वेक्टर का जो सिग्निफिकेंस है वो प्लेन में ट्रांसलेट करने से बदलता नहीं है। उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखो। बस मैं वही काम इधर कर रहा हूं। व्हाट आई एम डूइंग इज, पॉइंट P पर यह जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको मैं थोड़ा पीछे खींच दूंगा। पॉइंट Q पर ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं थोड़ा पीछे खींच दूंगा। इसे पीछे खींचते समय मैं डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करूंगा। इस वेक्टर को मैं कुछ इस तरह से पीछे खींच रहा हूं कि इसकी टेल
इस पॉइंट पर आ जाए. नाउ दिस एरो डिनोट्स फाइनल वेलोसिटी. अब इसी तरह से अब मैं क्या करता हूं, पॉइंट P पर यह जो वेक्टर है इसे मैं थोड़ा आगे खींच दूंगा, सच दैट पॉइंट P पर ड्रॉ करा गया यह जो वेक्टर है और पॉइंट Q पर ड्रॉ करा गया जो वेक्टर है, इन दोनों की टेल एक ही पॉइंट पर आ जाए. इन दोनों वेक्टर की टेल को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूं. इन दोनों की पूंछ यदि मैं बांध दूंगा तो मैं इन दोनों वेक्टर्स से कुछ कंक्लूड कर सकूंगा. ऐसा करने के लिए मैं क्या करता हूं, पॉइंट P पर ड्रॉ करा गया यह जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको आगे की तरफ खींच रहा हूं इस तरह से. यह पॉइंट P पर ड्रॉ करा गया वेक्टर मैंने आगे की तरफ खींच दिया. इसे आगे की तरफ खींचते समय डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं बदली और लेंथ बिल्कुल भी नहीं बदली. नाउ दिस एरो डिनोट्स द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर and this arrow denotes the final velocity vector. अब दोनों वेक्टर की टेल एक ही पॉइंट पर है. जरा ध्यान से समझिएगा. मैं इस एरो के हेड और इस एरो के हेड, इन दोनों एरो हेड को जोड़ते हुए एक थर्ड एरो करता हूं, एक थर्ड वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं इन दोनों एरो हेड्स को जोड़ते हुए. दिस इज द थर्ड वेक्टर. अब मैं कहता हूं दिस एरो ड्रॉन is the change in velocity vector. हल्का सा नीटली बनाता हूं मैं इसको. This is initial velocity vector and this is the third arrow. Now I say that this arrow इधर से इधर जो बनाया है, दिस एरो इज द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं समझाता हूं. इसी समय लेट अस से दिस वेक्टर इज x. यह वेक्टर x है. मैं मान लेता हूं कि यहां कोई वेक्टर x है. This arrow denotes some random vector x. Now, what is law of triangle? यह एक ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है. इसमें लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या है? If this arrow denotes a vector vi, if this arrow denotes a vector vi, and this arrow denotes a vector x, then this vi plus v vector x would be equal to this vector vf, final velocity vector. अब मैं इस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को इधर ले आता हूं. वेक्टर x is final velocity vector minus initial velocity vector. Final velocity vector minus initial velocity vector, this is change in velocity vector. इसे हम चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कहेंगे. मेरा कहने का मतलब है कि जो एरो है जिसे अभी अभी हमने वेक्टर x कहा था, this arrow is in fact
चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, यह एरो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कहलाएगा। दिस इज डेल्टा वी। अब बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है, इस बात को फिर वापस समझते हैं। दिस एरो डिनोट्स चेंज इन वेलोसिटी बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। इसका मतलब समझो कि जब यह पार्टिकल P से Q तक आया है, जब यह पार्टिकल P से Q तक आया है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हुई है, और उस चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का यह डायरेक्शन है। अब यह डायरेक्शन भाई इधर तो लगा नहीं होगा, ये पार्टिकल के ऊपर लगा होगा, क्योंकि हमने P वेक्टर को भी ट्रांसलेट कर दिया और Q वेक्टर को भी ट्रांसलेट कर दिया, इसलिए डेल्टा ही इस तरह दिखा है। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एक्शन देखने के लिए हम इस वेक्टर को ट्रांसलेट इधर कर देते हैं। दिस इज इन फैक्ट द वेक्टर इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। दिस इज change in velocity vector. This is the direction. It's in radially inward direction. यह radially inward direction है। Let me write a note over the direction of change in velocity. हम कहते हैं particle velocity is constantly changing in radially inward direction. The velocity of particle is constantly changing in radially inward direction. Velocity vector of the particle is constantly changing in radially inward direction. उस पार्टिकल की वेलोसिटी रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस एरो, द डायरेक्शन ऑफ द एरो। अब हमको यह भी जानना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। पार्टिकल का यह जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। अब देखिए इस तरह से मैं डिटरमाइन करूंगा। इफ दिस एंगल इज थीटा, यदि यह एंगल थीटा है, सिंस दिस इज टेंजेंट इट्स 90 डिग्री, यह टेंजेंट है तो यह 90 डिग्री होगा। दिस इज ऑल्सो टेंजेंट, सो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। Hence, this angle would be 180 minus theta, and hence this angle is theta. यह एंगल थीटा होगा। अब यदि यह एंगल थीटा है, मैं इस ट्रायंगल में इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं। नाउ दिस एंगल वुड बिकम थीटा बाय 2। नाउ दिस एंगल वुड बिकम थीटा बाय 2, हाफ एंगल। अब मैं कहता हूं द एरो लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर, the arrow length from here to here, this is magnitude of velocity, or
the magnitude of velocity at point P or the linear speed at point P. And what is length from here to here? It's magnitude of change in velocity. मैं लिखता हूं length from here to here, this is magnitude of change in velocity vector, and this is the magnitude of velocity vector. Half of it, in fact half of it, this is half of it. ये magnitude of change in velocity है, इसका आधा होगा. अब मैं इस थीटा बाय 2 का साइन रेशियो देख सकता हूं. Sine ratio is perpendicular upon hypotenuse. This is perpendicular and this is hypotenuse, and this is base. Magnitude of change in velocity upon 2. This is perpendicular. This is magnitude of change in velocity upon 2. This is perpendicular. And hypotenuse is the magnitude of velocity, and this is sine of theta by 2. And from here I can write magnitude of change in velocity is magnitude of change in velocity is times magnitude of velocity into sine theta by 2. This is the magnitude of change in velocity when particle swept angle by theta. जब यह पार्टिकल थीटा एंगल स्वीप करता है तब यह मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है. अब मैं कहता हूं इफ दिस थीटा इज फाइनाइट देन देयर वुड बी अ फाइनाइट चेंज इन वेलोसिटी. यदि यह थीटा फाइनाइट हो, लार्ज हो, इफ इट इज अ मेजरेबल एंगल, तो यह डेल्टा वी ये भी इसका मैग्नीट्यूड भी फाइनाइट होएगा, लार्ज होएगा, मेजरेबल होएगा. मैं कहता हूं इफ थीटा अप्रोचेस 0, if theta approaches 0, now what do you mean by theta approaches 0? Means angular displacement is small. It's not exactly 0, it's very, very small. In that case, sine theta by 2 always approaches theta by 2. This is the concept of limits. हम इस बात को देखें, जैसे यदि थीटा 10 डिग्री होता है, if this theta is 10 degree, if this theta is 10 degree, now 10 degree is a small angle. For such a small value of theta, यदि हम sin theta देखेंगे जो कि है sin 10 degrees, its value would be equal to 10 degrees taken in radians. इसकी जो वैल्यू होगी that would be 10 into pi by 180. For a small angle theta, जब भी एंगल स्मॉल होता है तो sin theta is always equal to theta.
sin theta by 2 would be equal to theta by 2. This is always applicable for sin ratio. For example, यदि थीटा की वैल्यू 4 डिग्री है, मान लीजिए पार्टिकल 4 डिग्री से घुमा, 4 डिग्री विच इज वंस अगेन ए स्मॉल एंगल, तो अब यदि हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, मतलब साइन 4 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, तो यह इक्वल टू होगा 4 डिग्रीज टेकन इन रेडियंस. इस 4 डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर दीजिए. 4 इंटू पाई बाय 180. 4 इंटू पाई बाय 180. दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ साइन 4 डिग्री. You need to note down this concept. If theta is approaching 0, if theta is small, sin theta by 2 is always equal to theta by 2, and this delta V is dV. Delta V vector is dV vector. मैं इसी कंसेप्ट को अब लगाता हूं. इस एक्सप्रेशन में हम कहते हैं स्मॉल थीटा कर रहा हूं मैं और इसे लिख रहा हूं मॉड ऑफ डीवी. Mod of dV is equal to 2 times V. Mod V वेक्टर की जगह सिंपली V लिख दो और साइन थीटा बाय 2 की जगह थीटा बाय 2. So dV is equal to V into theta, where theta is small. अब या फिर इनफैक्ट मैं इसको when theta approaches d theta करता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा. When theta approaches d theta, तो sin theta by 2 approaches d theta by 2, तो अपने आप वहां स्मॉल हो जाएगा और इधर d थीटा बाय 2 देखने लगेगा और इधर v d थीटा देखने लगेगा. d थीटा मीन्स डिफरेंशियल थीटा मीन्स स्मॉल एंगल थीटा. d थीटा मीन्स डिफरेंशियल थीटा मीन्स स्मॉल एंगल थीटा. dv इज v d थीटा. व्हेन थीटा अप्रोचेस d थीटा, थीटा अप्रोचेस 0 लिखो या थीटा अप्रोचेस d थीटा. d थीटा मीन्स स्मॉल एंगल थीटा, डिफरेंशियल थीटा, a very very small angle like 1 degree, 2 degree or 3 degree. Sin theta by 2 would be d theta by 2. Delta V would be dV. तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूंगा dV इक्वल टू 2 मॉड ऑफ V की जगह V और sin theta by 2 की जगह d theta by 2 और by 2 और 2 कैंसिल, dV इक्वल टू V d theta. और we used to say यदि मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दूं, नाउ डू यू नो व्हाट इज dv by dt? dv by dt, dv by dt, this v is linear speed. dv by dt is rate of change of linear speed. Rate of change of linear speed is tangential acceleration. मैं इधर लिखता हूं dv by dt is rate of change of tangential वेलोसिटी. या तो इसको लीनियर स्पीड बोल लो या टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल लो, एंड दिस मस्ट बी डिनोटेड बाय at
or this is tangential acceleration. Tangential acceleration. Sorry, this is not tangential acceleration. In fact, this is acceleration. Simply acceleration. इसको आप डायरेक्शन इसलिए मत बोलो क्योंकि इसका डायरेक्शन तो हम पहले ही बोल चुके हैं. इनफैक्ट दिस वुड बी रेडियल एक्सीलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यू कैन से, और टेंजेंशियल वेलोसिटी ठीक है. टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी तो ठीक है. एंड दिस dv by dt जिसको हम एक्सीलरेशन कह रहे हैं, दिस इज v. व्हाट इज d zeta by dt? व्हाट इज d zeta by dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. दिस इज ओमेगा. दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल. और अभी जरा एक बात हम जो ध्यान से देखें, यह जो पार्टिकल का एक्सीलरेशन है, इसकी डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन हम पहले ही बोल चुके. इट्स रेडियली इनवर्ड. इधर तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं. देयर इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी. इसका डायरेक्शन हम पहले ही हम डिफाइन कर चुके हैं. वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन. यदि वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में है तो जो चेंज इन वेलोसिटी होती है वही तो एक्सीलरेशन होता है. इट मींस एक्सीलरेशन इज इन कॉन्स्टेंटली रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन. दिस इज रेडियल एक्सीलरेशन. इन फैक्ट this is radial acceleration. AR, magnitude of radial acceleration. अब इस magnitude of radial acceleration को मैं, जो मैंने v ओमेगा लिखा है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन v ओमेगा. यदि मैं ओमेगा की जगह पर v बाय आर लिख दूं, दिस रेडियल एक्सीलरेशन में ऑल्सो रिटन एज v इंटू वी बाय आर, दैट इज v स्क्वायर बाय आर. और यदि मैं v की जगह ओमेगा आर लिख दूं, इन दैट केस दिस रेडियल एक्सीलरेशन वुड बी रिटन बाय omega square r. This is radial acceleration of the particle. And finally, I'll conclude through a statement. I'll say any particle in uniform circular motion is constantly accelerated in radially inward direction with the acceleration of v square by r or omega square r or v omega. I will write a note here which would be the complete conclusion of this article. I will say any particle in uniform circular motion a particle in uniform circular motion is constantly accelerated in radially inward direction. Radially inward direction.
रेडियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r और ओमेगा स्क्वायर r और v ओमेगा। कोई सा भी पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है वो कांस्टेंटली रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड होता रहता है। उसका कांस्टेंटली एक्सीलरेशन का एक डायरेक्शन है रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन, और वह एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है v स्क्वायर बाय r, या फिर कह दो ओमेगा स्क्वायर r, या फिर कह दो v ओमेगा। मैं एग्जैक्टली इसी आर्टिकल से मेरे अगले लेक्चर में कंटिन्यू कराऊंगा। अभी काइनेमेटिक्स फिनिश नहीं हुआ है, अभी मैं समझाऊंगा एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब कोई पार्टिकल होता है तो उसका क्या एक्सीलरेशन होता है, वह चीज समझाने के बाद फिर मैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन समझाऊंगा मेरे अगले लेक्चर में। आज के दिन यहीं तक कराता हूं, एग्जैक्टली यहां से अगले लेक्चर में कंटिन्यू कराऊंगा। इन सब चीजों को एक बार थॉरोली बुक से भी पढ़िएगा। ये सारी चीजों को समझने के लिए द नेसेसरी थिंग इज कि आप इन्हें बार बार पढ़ो। ये चीजें सिर्फ एक बार सुन लेने से एकदम से समझ में नहीं आती है, क्योंकि क्या होता है जहां वेक्टर्स आ जाता है, जहां इस तरह का चेंज इन वेक्टर, इस तरह से एरो बनाना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। सिर्फ एक बार सुन लेने से सारे कंसेप्ट परफेक्टली क्लियर हो जाए ऐसा नहीं होता है। आपको 2-3 बार जो मैंने आज पढ़ाया है उसको रिवाइज करना होगा, और बुक्स भी एक और बार पढ़नी होगी, और साथ में जब आप इन चीजों पर 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करोगे, हर एक कंसेप्ट पर जब 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करोगे, तब ये सारे कंसेप्ट बिल्कुल परफेक्टली बैठ जाते हैं दिमाग में। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं बिल्कुल वैसे वैसे ही अब आप सर्कुलर मोशन का जो मैंने स्टडी पैकेज दे रखा है उसको भी खोलकर उसको अटेम्प्ट करना चालू कर दो और उसके प्रॉब्लम्स करने लगो। जितने प्रॉब्लम्स बन जाते हैं बहुत अच्छा, जो नहीं बनते हैं उनको मार्क करो। जब हम क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, हर संडे को मैं डिस्कशन कराता हूं, जब संडे संडे हम उन प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे तब आपको ये सारे कंसेप्ट थ्योरी अच्छी तरह से समझ में आएंगी कि आखिर मैंने क्या बोला, क्या है ये वेलोसिटी वेक्टर, क्या है यह चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, क्या है रेडियली इनवर्ट चेंज इन वेलोसिटी, क्या मतलब है रेडियली इनवर्ट एक्सीलरेशन का, क्या मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का। ये सारे टर्म जब तक आप प्रॉब्लम नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएंगे, प्रॉब्लम करने से ही समझ में आएंगे। यू नीड टू सॉल्व अ मिनिमम ऑफ 50 प्रॉब्लम्स ओवर सर्कुलर मोशन, तब आपको सर्कुलर मोशन बिल्कुल परफेक्टली समझ में आएगा। सर्कुलर मोशन में हम 3 पार्ट करेंगे, पहले काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, फिर डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, एंड देन सर्कुलर मोशन में एक नया कंसेप्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जोड़ते हुए, सूडो फोर्स का कंसेप्ट जोड़ते हुए, और फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, अलग अलग सिचुएशन, और फिर मैं WPE को दोबारा कंटिन्यू करूंगा। आज